Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are taking the part 2 of our chapter Raman spectroscopy और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about the classical theory मतलब polarization का concept पढ़ेंगे. So let me put the heading here first. So अब हम start करेंगे polarizability का concept, right? हमें पता है कि जो रमन इफेक्ट है that arises due to polarization of molecules. अब polarization क्या होता है? जैसे एक molecule था लाइक दिस ए के इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे था, राइट. मैंने अगर इसको पोलराइज करना है तो मैं बी एटम लेके आऊँगा और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट विल डिस्टॉर्ट एंड डिस्टॉर्शन के बाद क्या होगा, ए और बी दोनों के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमने लगेगा. मतलब दैट कॉन्सेप्ट इज पोलराइजेशन कि जिसमें हम डिस्टॉर्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, तो पोलराइजेशन जो है उसके बेस्ड पर ही हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है. बिकॉज यहाँ पर अब हम देखें कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल है अगर हम उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं, राइट, तो क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमारी लाइट इंटेंसिटी, राइट. सो अगर लाइट डाल रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से पोलराइज हो जाता है एंड इस वजह से उसमें कुछ डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाती है. सो डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे डाइपोल मूवमेंट मतलब हमारे पास दो पोल्स आ जाते हैं. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि डाइपोल क्या होता है, राइट. अब उसमें डाइपोल मोमेंट इज म्यू, राइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ई, राइट. मतलब हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फैक्टर उस पर लगाया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर आई थी उसकी स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है हमारी जो डाइपोल मोमेंट, राइट. एंड ये दूसरी चीज़ पर भी डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट. तो नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द क्वांटिटी नोन एज अल्फा. सो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ लाइक म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई. ये अल्फा जो है दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. अब ये पोलराइजेबिलिटी का थोड़ा सा मैं यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि ये पोलराइजेबिलिटी क्या कैसे है. सो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, पोलराइजेबिलिटी. ओके, अब ये पोलराइजेबिलिटी कैसे है, जैसे हमारे पास समझ लो एक जिनॉन का एटम है और एक हमारे पास हीलियम का एटम है. हमें पता है कि जिनॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर पड़े हुए हैं. जिनॉन का एटम तो बहुत बड़ा होता है ना, हीलियम का एटम तो छोटा सा ही होता है. सो जिनॉन के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर पड़े हुए हैं तो ये जो है बहुत लूजली बाउंड होंगे इसके न्यूक्लियस के साथ. सो ये लूजली बाउंड है, इस वजह से ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब भी हम जिनॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड दी पोलराइजेबिलिटी. मतलब वो पोलराइज हो गया एक मॉलिक्यूल जब उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए. जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए थे, राइट. सो दैट इज वाई जिनॉन इज having greater polarizability than the helium because में इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, राइट. सो अब इसके ऊपर हमारे पास आता है कि हमारे पास जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स के सिलेक्शन रूल्स देखने हैं, बट पहले हम पोलराइजेबिलिटी का देख लेंगे. पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अल्फा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा हो गया पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला, राइट. अब इसी के बिहाफ पर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स पोलराइजेबल होंगे और पोलराइजेबिलिटी की टाइप्स कौन सी होती हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेबल मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक होते हैं आइसोट्रॉपिक, राइट, और एक होते हैं एनाइसोट्रॉपिक. हमने ये सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, आइसोट्रॉपिक मीन्स हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एक हर डायरेक्शन में सेम आएंगी, और जो एनाइसोट्रॉपिक मतलब हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सॉलिड होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएंगी, राइट. एंड इसी के बिहाफ पर हमारे पास जैसे हम पहले ले लेते हैं केस फॉर दी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, राइट. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास हो गया मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ये सारे क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है. ये स्फेरिकल रोटर्स होते हैं, ये स्फेरिकल रोटर्स हैं तो ये सिमेट्रिकल है. तो इनमें क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी सेम पोलराइजेबिलिटी होगी जब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा देंगे. तो पोलराइजेबिलिटी रिमेन्स सेम, पोलराइजेबिलिटी रिमेन्स
सेम ऑन इवन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम इन टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें हम आइसोट्रॉपिकली पोलराइज कर सकें इन्हें, मतलब इनमें जो है हमारी पोलराइजेबिलिटी सेम होगी जैसी भी हमारी डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, कि चाहे हम लेफ्ट से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, राइट से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो है पोलराइजेबिलिटी सेम ही रहेगी ऑन ऑल साइड्स ऑफ ऑन ऑल दी डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जो भी है हमारे पास, जो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं हमारे पास, या फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट आर नॉन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, राइट। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होते, स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होते, वो हमारे पास उनकी पोलराइजेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सो दिस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, एंड ये क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है, राइट। सो इसका एग्जांपल लेते, जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल होता है, अगर उसकी हम क्या करें, मैं एक दूसरे पेन से लिखता हूँ। अगर हमारे पास एग्जांपल है H2 का, राइट, इसमें क्या होता है जब हम हमारे पैरेलल ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, राइट, मतलब हमारे पास पोलराइजेशन हम पैरेलल करें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है दैन दी परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, पर लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर और पैरेलल पोलराइजेशन दोनों का ही इफेक्ट सेम होगा। सो दैट इज द एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स, राइट। सो इसी के बिहाफ पर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिलेक्शन रूल्स पर। सो पहले यहाँ पर मैं हमारा सिलेक्शन रूल लिख देता हूँ। सो वेट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ से हमारे सिलेक्शन रूल कॉपी कर सकते हैं दैट फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी गिविंग अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, अगर एक मॉलिक्यूल ने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम देना है तो पोलराइजेबिलिटी जो होती है उस मॉलिक्यूल की दैट शुड डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर वो पैरेलल आ रही है या परपेंडिकुलर आ रही है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए, राइट। सो एनआइसोट्रॉपिक जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर नॉन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, इनकी ये जो होते हैं दैट आर रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। बट लेकिन जो हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाले, राइट, जैसे CH4SF6, ये रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम नहीं देते, सो ये रोटेशनल रमन इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। ऑल्सो ये रोटेशनली माइक्रोवेव इनएक्टिव भी होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, राइट। सो इस हिसाब से हमारे पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो डिफरेंट आ जाती है। एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेन बात ये है कि वो बेटर है, बिकॉज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रिक्वायर्स दैट द मॉलिक्यूल कि कोई डेवलपमेंट हो चाहे ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल की एक परमानेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए, राइट। तो वाइब्रेशन के हिसाब से यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए, दैट इज अ मेन कंडीशन फॉर द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे रमन इफेक्ट की इन द टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। सो लेट मी टर्न द पेज हियर। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। जो पोलराइजेबिलिटी अल्फा होती है एक मॉलिक्यूल की, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, that is not constant, right, that is dependent on the frequency of vibration, sorry, यहाँ पर ये frequency of vibration पर depend करेगा, और ये दो parts का sum होता है, it is sum of two parts, right। so no, वो दो parts कौन से हैं, that is कि जो अल्फा है it is dependent upon, पहली चीज जो पहला पार्ट है that is अल्फा नॉट, ये क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, मतलब ये जो पोलराइजेबिलिटी है जब एटम जो थे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर थे तब उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी क्या थी, अल्फा नॉट, राइट। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज अ सम ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, मतलब हम समेशन करेंगे ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस। सो यहाँ पर हम जो लिखेंगे पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस, एंड इसकी वैल्यू होती है समेशन ऑफ कर्ली अल्फा एन अपॉन कर्ली आर एन कॉस 2 पाई
न्यू एन टी, राइट। सो ये दो चीज़ें पर ये हमारी जो है पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है। और यहाँ पर जो हमारा कर्ली एन है, सॉरी अल्फा एन है, दैट इज द पोलराइजेबिलिटी associated with nth rotational और वाइब्रेशनल मोड, राइट। सो ये nth लेवल पर है, रोटेशनल या वाइब्रेशनल लेवल्स पर। और आर एन जो है वो दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व, कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ये एटम्स में, दैट इज आर एन, राइट। और यहाँ पर हमें एक पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है उसका साइनोसॉइडल वेरिएशन होता है, राइट। और ई का फॉर्मूला होता है ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट टी, राइट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, हमारे पास म्यू का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी पढ़ा है। म्यू का फॉर्मूला जो है दैट इज अल्फा ई। सो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, राइट। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज ई नॉट, और ये अल्फा नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये बाकी टर्म आ गई कॉस 2 पाई न्यू नॉट टी प्लस ई नॉट, और उसके साथ ई नॉट के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन ऑफ कर्ली अल्फा एन अपॉन कर्ली आर एन, राइट, कॉस 2 पाई न्यू एन टी इंटू कॉस 2 पाई न्यू नॉट टी। ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ये यहाँ से आई, राइट। अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हमारा एक्सप्रेशन। कॉमन तो नहीं आएगा पर लेकिन हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज कि हमारे पास कॉस ए कॉस बी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही होती है प्रॉपर्टी। सो ये हम लगा रहे हैं ऑन दिस एक्सप्रेशन, ये हमारा समझ लो ए हो गया और ये हमारा जो है बी हो गया। तो कॉस ए कॉस बी की प्रॉपर्टी लगाने पर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या निकालेंगे, ई नॉट अल्फा नॉट कॉस 2 पाई न्यू नॉट टी, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ई नॉट जो है उसके आगे क्या आ जाएगा, हाफ, बिकॉज यहाँ पर हाफ आ रहा है, समेशन ऑफ डेल्टा अल्फा एन अपॉन डेल्टा आर एंड आर एन, और ये हमारे पास क्या है कॉस 2 पाई टी, राइट। अब बाकी क्या है, न्यू नॉट माइनस न्यू एन प्लस कॉस 2 पाई टी न्यू नॉट प्लस न्यू एन, ये हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट। सो ये हमारे पास हो गया फॉर दी पोलराइजेबिलिटी एक्सप्रेशन, मतलब हमारे पास ये डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन हो गया। और हमें ये भी पता है कि ये एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं। 3 टर्म्स कौन सी, पहली जो टर्म है इसमें क्या है, दैट दिस जो म्यू है दैट इज इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्फा नॉट जो है और न्यू नॉट जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो ओरिजिनल पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइजेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब जो पोलराइज नहीं हुआ था तो ये रेले लाइन शो कर रहा था। सो ये हमारी जो है रेले स्कैटरिंग होगी। अब सेकेंड टर्म जो है न्यू नॉट माइनस न्यू वन, यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। सो ये क्या होगी, स्टोक्स लाइन के ऊपर बेस्ड होगी। और यहाँ पर न्यू नॉट प्लस न्यू वन, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज दी एंटी स्टोक्स लाइन्स। सो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग होगी एंड ये हमारे पास होता है हमारा ड्रमन इफेक्ट जो है उसकी क्लासिकल थ्योरी, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वांटम थ्योरी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बट लेकिन ये वीडियो ही बहुत लंबी हो गई है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।